हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे थे एचएपी और एचएपी में हम पढ़ रहे थे सेल कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने सेल के बारे में जान लिया था। सेल का पार्ट ए स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है उसके बारे में। आज ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम कवर करेंगे पार्ट बी, जिसमें हम और सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं वो पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सेल का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 1 में। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। सेकेंड लेक्चर में हमने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल जिससे कवर रहती है उसका फंक्शन, उसका यूज क्या होता है। आज लेक्चर नंबर 3 है हमारा। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर के कंपोनेंट्स और क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म। ये पूरा एरिया, ये न्यूक्लियोलस, ये पूरा अंदर का जितना पूरा एरिया होता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, और जिसे हम साइटोसोल भी कहते हैं, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब चीजें। इन सब के बारे में हम अभी धीरे धीरे करके देखेंगे। सबसे पहले साइटोप्लाज्म का जान लेते हैं। एनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन हमने देखी थी वो थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म इससे कवर रहता है। सेकेंड पॉइंट है वेरियस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इनसाइड द सेल कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, ये सब जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ओके, इट कंटेन साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। हमने बात करी है साइटोसोल। साइटोसोल मतलब जो फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है, ये जो होगा वो हमारा साइटोसोल कहलाएगा। और ये SCRER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीजें हमारी कहलाएंगी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देख लें हम। इट प्रोवाइड साइट फॉर द सेल ग्रोथ। ये हमें सेल ग्रोथ के लिए साइट प्रोवाइड कराता है। एक सेल है, सिंगल सेल है, सेल के अंदर हमारा सेल जब ग्रोथ होता है, डीएनए बनता है, डीएनए आरएनए बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, तब ये सेल ग्रोथ होती है, फिर डिवाइड होती है। वो सब चीजें हमने देखी है, आगे देखेंगे। वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। और कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होती है हमारी सेल के अंदर, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, सिंथेसिस हो गई, ये सारी रिएक्शंस जो हमारे सेल के अंदर होती है वो सब साइटोप्लाज्म एरिया में होती है। इसके अंदर ही सारी चीजें होंगी। सेकेंड आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी और एनर्जी जनरेट करता है, वो हम देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल्स, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग में हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल हो जाते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल हो जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट किए रहते हैं, जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल के अंदर। सेकेंड पॉइंट है सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन हैव डायमीटर। अब डायमीटर, पहले नंबर तो डायमीटर समझ ले। डायमीटर क्या होता है, जैसे ये सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया मान लो। अब यहाँ से इतना पूरा एरिया, इस सेल का कितना एरिया लग रहा है अंदर से, कितना कितना बड़ा सेल है ये, उसको हम कहते हैं डायामीटर। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर होता है 0.5 टू 10 माइक्रोन। ये जो यूएम लिखा है, यू नहीं है, माइक्रोन है, इसको हम माइक्रोन पढ़ते हैं। ये बहुत ही छोटी साइज का होता है इस और एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर इतना होता है, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल सेल के अंदर। थर्ड पॉइंट है ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने भी पहले बताया कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज दे जनरेट एटीपी। ये एटीपी को जनरेट करते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बारे में बायोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, तब हमें पता चलेगा कि एटीपी क्या होता है। अभी केवल नाम आप देख लीजिए, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जनरेट करता है एनर्जी। जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कि एटीपी के द्वारा मिलती है।
और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी जनरेट होती है। इसके फंक्शन क्या है? क्रिएट एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ये एनर्जी को जनरेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल की फंक्शनिंग के लिए। सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कहीं सिंथेसिस होनी है, कहीं मेटाबॉलिज्म होना है, इन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है। ये सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स कह लो एक टाइप से हार्मोन्स, हार्मोन्स जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। एक सिंपल लैंग्वेज में हम जान लें, कई सारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, कई सारे क्रोमोसोम से हार्मोन्स जनरेट होते हैं। वो हार्मोन्स जनरेट होंगे वो स्टेरॉइड्स के द्वारा ही जनरेट होते हैं, उसे हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एपोप्टोसिस। अब ऐसा तो है नहीं कि सेल जनरेट हो गई, सेल बन गई, सेल डिवाइड हो गई, सेल का डिवीजन हो गया, लेकिन सेल रप्चर भी होती है और सेल खराब भी होती है। एपोप्टोसिस मतलब होता है डेथ ऑफ द सेल, या फिर मान लो जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म ऑफ द डेथ ऑफ द सेल, मतलब कहाँ से सेल स्टार्ट होती है और कहाँ उसकी जाके डेथ होती है, उस पूरी मैकेनिज्म को एपोप्टोसिस कहते हैं। हमारी बॉडी में सेल बनते भी हैं और सेल रप्चर भी होते हैं, मतलब सेल खराब होते हैं, नष्ट होते हैं। तो जो नष्ट होने की प्रोसेस होती है नष्ट होने की पूरी, उसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एपोप्टोसिस का मतलब सेल का डेथ होना या मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ। फिर इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन ऑफ हीम सिंथेसिस। हीम मतलब ब्लड, खून। खून के सिंथेसिस में भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। ये हमारी बॉडी में हीम्स जनरेट करता है, इससे हीम के सिंथेसिस होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट आता है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी समझने के पहले हम समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो हमारा जाता है गोल्गी बॉडीज में। सबसे पहले यहाँ आइए, हमने यहाँ पे लिखा है RER और SER। ये क्या होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं बेसिकली, RER और SER। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायमीटर देख लेते हैं, 20 to 200 नैनोमीटर। ये टिक कर देते हैं, 20 to 200 नैनोमीटर ये डायमीटर होता है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये दो प्रकार के होते हैं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम क्या होता है, पहले राइबोसोम देखें। राइबोसोम प्रेजेंट, छोटे छोटे से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम। ओके डन। तो जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं RER, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये हमारे जो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे रफ अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है। मान लो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ये प्रेजेंट है राइबोसोम्स, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो रफ सा हो जाएगा, खुरदरा टाइप का हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स हमने देख लिया है कि राइबोसोम न्यूक्लियस, प्रोटीन और RNA से मिलके बनता है। ठीक है। सेकंड आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ये सिंपल सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा और ये स्मूथ अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है। अब काम क्या है दोनों का, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना या डिवीजन कह दो, डिवीजन होना। जैसे सेल का डिवीजन होता है वैसे प्रोटीन का भी डिवीजन होता है। प्रोटीन्स डिवाइड होंगे 2 से 4, 4 से 8, ऐसे टाइप से प्रोटीन का डिवीजन होना, प्रोटीन का बनना, उसको अपन लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जो कि RER में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं SER के पास, तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो SER में होता है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका फंक्शन क्या था, ये प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू साइटोप्लाज्म। हमारा ये साइटोप्लाज्म है, हमने इसमें देखा SER और RER, ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हमें प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें मिल रही थी। अब जो ये प्रोटीन का जो हमारा मेटाबॉलिज्म हुआ था, ये जाएगा गोल्गी एपरेटस में।
हमारा जो गोल्गी एपरेटस रहेगा वो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन इसने बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये ले लेगा उसको सिंथेसिस करने के लिए और मॉडिफिकेशन करने के लिए। इसका फंक्शन हमने देख लिया है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लिया है, अब हम समझेंगे गोल्गी बॉडीज क्या होती है। गोल्गी बॉडीज को हम गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हैं और गोल्गी एपरेटस कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सिमिलर है। गोल्गी बॉडीज कंप्रेस ऑफ फोल्ड एंड कंप्रेस मेम्ब्रेन सेक्स फाइल्स ऑफ अपॉन ईच अदर। इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये जिगजैग मोशन में, इस टाइप से, ये ऐसा ऐसा इस टाइप से इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। the protein are then enclosed into membrane bound vesicles called secretory granules। इसके अंदर secretory granules प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन को मॉडिफाइड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। It is larger in those size in which synthesis export protein via ER to Golgi apparatus। क्या होता है, गोल्गी एपरेटस कई सारे सेल में छोटे होते हैं और कई सारे सेल में लार्ज अमाउंट में होते हैं। लार्ज मतलब लार्ज इन साइज में होते हैं। तो जिनमें लार्ज इन साइज में होते हैं वो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे गोल्गी एपरेटस को ट्रांसफर करता है। अभी हमने इसके जस्ट पहले देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कराने के लिए ये गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज में सेंड करता है या भेजता है, जिसमें प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। द मेम्ब्रेन बाउंड स्टॉक क्रिस्टीना सिस्टर्न, ये जो प्रेजेंट है, ये जिगजैग मोशन लाइक ये जो प्रेजेंट थे इसमें, तो इसका एक मोशन, एक बार इसका जो फोल्ड होना होता है उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। समझ में आया? ये जो एक बार फोल्ड हुआ है इसे हम सिस्टर्नी ही कहेंगे। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, हमें पता है इसको मॉडिफाई करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा प्रोटीन गोल्गी बॉडीज को देता है वो उस प्रोटीन को मॉडिफिकेशन में मॉडिफाइड कर देता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, अब जो सब्सटेंस यहाँ पे मॉडिफाइड हुएंगे उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कई सारे एलिमेंट्स कंपोनेंट्स हमें ज़रूरी होती हैं जो कि ये रख लेता है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है एक्सक्रीशन, वाटर जो वेस्ट बचता है उसे एक्सक्रीट आउट कर देता है। फिर आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, जिसके बारे में बहुत डिटेल है, बहुत ज़्यादा डिटेल। तो अगर आपको पूरी इसकी फुल डिटेल स्ट्रक्चर्स और इसके फंक्शंस चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसका एक अलग से लेक्चर बना देंगे। पर अभी आपके एग्जाम के लिए केवल इतना ही ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ें हम समझ लें। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस को हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। न्यूक्लियाई के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग लीनियर डीएनए, मतलब एक लंबा धागा डीएनए का न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीएनए हमारी न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बॉडी में फंक्शनिंग प्रोवाइड कराता है, क्रोमोसोम प्रोवाइड कराता है। जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग लॉन्ग लीनियर डीएनए, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे डीएनए ही कहते हैं हम, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, जो लॉन्ग लीनियर एक लंबे धागे के रूप में हमारी न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियाई हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जब डिवीजन होता है हमारे सेल में तो जो लॉन्ग लीनियर डीएनए होता है ये क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। क्रोमोसोम्स एक स्ट्रक्चर है, एक क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है 23 करके, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, जब सेल का डिवीजन पढ़ेंगे। सेल के डिवीजन में आएगा कि ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे करता है, जो हमारी सेल की लाइफ को, सेल की ग्रोथ को और हमारे सेल डिवीजन में बहुत हेल्पफुल होते क्रोमोसोम्स। इसके फंक्शन देख लेते हैं। एनकोड ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये सारी इनकोड करते हैं। कई जितनी भी जेनेटिक टेस्टिंग होती है, पेरेंट टेस्टिंग हो गई और चाइल्ड पेरेंट टेस्टिंग हो गई, ये सारी टेस्टिंग जो होती है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से होती है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी प्रेजेंट होती है वो न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होती है, जो कि क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, अब ये रिप्रोडक्शन में इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो डिवाइड होते हैं एक्स और वाई में। अब जहाँ एक्स वाई प्रेजेंट होगा, एक्स एक्स और एक्स वाई, जहाँ एक्स एक्स प्रेजेंट होता है ये होता है फीमेल क्रोमोसोम, और जहाँ एक्स वाई प्रेजेंट होता है ये होता है मेल क्रोमोसोम।
तो ये 23 करके होता है, 22+1, जहाँ पे 22 क्रोमोसोम एक्स के होंगे और 23+1 जो होगा वो अगर एक्स ही होगा तो बेबी गर्ल होगी, और अगर 22 क्रोमोसोम हमारे एक्स होंगे और सिंगल क्रोमोसोम +1 बाई होगा तो बेबी बॉय होगा। ये चीज क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइड करते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, क्रोमोसोम्स। अगर हमने इतना समझ लिया है, एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 3 है ह्यूमन एनाटॉमी का, सेल का। हमने बाकी चीजें पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन के बारे में हमने समझ लिया था। इस लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व रहता है, इनक्लोज रहता है। वेरियस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, कई सारे ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेल ग्रोथ में हेल्पफुल होता है और ये बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस करता है सेल के अंदर, जिसके द्वारा हमारा सेल डेवलप होता है और सेल में डिवीजन स्टार्ट होता है। सेकेंड आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट होता है। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, एक जो सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डायामीटर 0.5 to 10 माइक्रोन। डायमीटर हमने देख लिया है, एक सेल का पूरा एरिया अंदर साइड से कितना होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम पावर हाउस कहते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी को जनरेट करके। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि केमिकल एनर्जी को जनरेट करती है। इसका फंक्शन क्या था? क्रिएट एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, ये एनर्जी को क्रिएट करता है सेल की फंक्शनिंग के लिए। सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स हमने जान लिया हार्मोन्स होते हैं एक टाइप के जो बॉडी खुद बनाती है। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एपोप्टोसिस, सेल की डेथ की मैकेनिज्म या उसकी प्रोसेस में इन्वॉल्व होना। एपोप्टोसिस होता है सेल डेथ की प्रोसेस जो होती है, उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ हीम सिंथेसिस, ब्लड के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। गोल्गी बॉडीज जो प्रेजेंट होती है इस टाइप से फोल्ड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं, पता है। इसमें प्रेजेंट होते हैं सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, जो बहुत सारी जो हमें न्यूक्लियस के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए पड़ती है जो सीक्रेट करती हैं। प्रोटीन्स का सीक्रेशन भी इसी में होता है, सिंथेसिस भी यही होता है। इट इज लार्ज इन साइज, जो उनमें ये लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं जहां पर ये प्रोटीन ईआर से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है। हमने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैकेनिज्म करता है और मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन का, वो दे देता है गोल्गी बॉडीज में जाते हैं। गोल्गी बॉडीज इसको मॉडिफाइड कर देता है हमारे प्रोटीन्स को। तो जिनमें प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है वो गोल्गी एपरेटस लार्ज इन साइज होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्टॉक और सिस्टर्ने, अब ये जो फोल्डेड बॉडीज हैं, इस फोल्डेड बॉडी में सिंगल फोल्ड बॉडी को हम सिस्टर्ने ही कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या था? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज को देगा उसको मॉडिफाइड कर देना प्रोटीन को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, जो एक्सक्रीट आउट सब्सटेंस होते हैं जैसे वाटर, उसको एक्सक्रीट कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका डायामीटर 20 to 200 नैनोमीटर, ये डायमीटर जरूर याद रखिएगा, 20 to 200 नैनोमीटर डायमीटर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ये न्यूक्लियस राइबोसोम जिसके ऊपर प्रेजेंट हो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट हो, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। जैसे हमारे आर है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट थे वो रफ अपीयरेंस देता था, और जिसके ऊपर प्रेजेंट नहीं थे वो स्मूथ अपीयरेंस दे रहा था। जहां पे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन आर में हो रहा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था राइबोसोम हमने देखा प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनता है। जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था या मॉडिफिकेशन या मेटाबॉलिज्म जहां पे हमारे प्रोटीन का हो रहा था वो आर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, जहां पे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। इसका फंक्शन क्या था? ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है साइटोप्लाज्म को और प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस
न्यूक्लियस एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो इसके अंदर, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के अंदर या न्यूक्लियाई के अंदर, वो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो पूरी प्रोसेस होती है आगे की लाइफ की, वो पूरी की पूरी इस डीएनए से डिसाइड होती है, और जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रोमोसोम बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें हिस्टोन्स प्रेजेंट होंगे आउटर साइड में, जब एक क्रोमोसोम बनेंगे तो ये हिस्टोन्स अंदर जाएंगे, और ये जो थ्रेड लाइक डीएनए प्रेजेंट था उसको ब्रेक डाउन करके उनको क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट करेंगे। ये सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आगे आएगा। इसके फंक्शन क्या थे? एनकोड ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होती है इनको इनकोड करता है, इस थ्रेड को क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट करता है। सेकेंड, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, जो हमें बताया था, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे हमारे सेल का फॉर्मेशन होके क्या कहते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से बेबी का फॉर्मेशन होता है, वहाँ रिप्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होता है। बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे टिश्यू। थैंक यू।